हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है कि हमने अपनी थ्योरी एक बार समाप्त कर ली है। हम अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो कल की क्लास में हमने एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चन लिए थे। आज की जो हमारी क्लास है, आज भी एक्सटेंशन एजुकेशन से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के जो सीरीज है इसमें भी हमने 50 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लगे, नया लगे तो उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर पहला है, बड़ी समूह में सूचना संचार के कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो अगर आपको सूचना संचार बड़ी समूह में सूचना का संचार करना है तो आप उसके लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? क्या आप टेलीविजन का प्रयोग करेंगे? क्या आप फ्लैश कार्ड का प्रयोग करेंगे? क्या आप फोल्डर का प्रयोग करेंगे या फिर आप पैम्पलेट का यूज करेंगे? तो हमें पता है अगर हमें बड़ी समूहों में चर्चा करनी है, बड़ी समूह में सूचना संचार करना है तो उसके लिए हमें टेलीविज़न की आवश्यकता होगी या हम टेलीविज़न का उपयोग करेंगे। फ्लैश कार्ड, फ़ोल्डर और पैम्पलेट के माध्यम से आप बड़े समूहों में चर्चा नहीं कर सकते हैं या बड़े समूहों में संचार नहीं कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि अगर आपको बड़े समूह में संचार करना है तो आप कैसे करेंगे। यहीं पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये जो टेलीविज़न है ये कैसा साधन है? श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है या फिर श्रव्य और दृश्य दोनों हैं? यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और काफ़ी आसान भी होता है। तो ज़रा एक बार बताइएगा कि ये जो टेलीविज़न है टेलीविज़न क्या है? कैसा साधन है? दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य दोनों या इनमें से कोई नहीं? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक मॉडल का रूप लेने के लिए संचार के तत्वों का व्यवस्थित क्रम क्या होगा? एक मॉडल का रूप लेने के लिए संचार के तत्वों को आप व्यवस्थित क्रम में लगाइए। क्या करेंगे? पहले संवाद आएगा, फिर प्राप्तकर्ता आएगा, फिर चैनल आएगा, फिर स्रोत आएगा। दूसरा है आपका स्रोत होगा, संवाद होगा, चैनल होगा, फिर प्राप्तकर्ता होगा। प्राप्तकर्ता पहले आएगा, संवाद आएगा, चैनल आएगा या फिर स्रोत आएगा या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें मॉडल का तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपने देखा था सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोर्स। और ये स्रोत आपका एक ही ऑप्शन में है। तो अगर आपको पहला ये पता है कि हमें स्रोत चाहिए, स्रोत होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए हमारे पास, तो आपका पहला ये पहले ही ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर आपका कौन सा होगा। सबसे पहले आएगा स्रोत। आपके पास क्या होना चाहिए? एक सोर्स होना चाहिए, फिर संवाद होना चाहिए, उसके बाद आपके पास कोई ना कोई चैनल होना चाहिए जिससे आप लोगों तक अपने संदेश को पहुंचा सकें और फिर एक प्राप्तकर्ता भी होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्यशाला क्या है? कार्यशाला पे अगर आप किसी से भेंट कर रहे हैं या मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? क्या वो व्यक्तिगत संपर्क विधि कहलाएगी? क्या वो समूह संपर्क विधि कहलाएगी? क्या वो जनसंपर्क विधि कहलाएगी या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर आप कार्यशाला पर किसी से भेंट कर रहे हैं तो ये आपका किस में आएगा? ये आपका आएगा समूह संपर्क विधि में। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमने तो पढ़ा था कि कार्यालय पर भेंट करना वो व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर कार्यशाला की बात हो रही है, ना कि कार्यालय। कार्यालय और कार्यशाला दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं और कार्यशाला पर अगर आप किसी से भेंट कर रहे हैं तो वो समूह संपर्क विधि का उदाहरण आता है या फिर ये समूह संपर्क विधि में आता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोस्टर प्रयोग करने का उद्देश्य है। ये जो आप पोस्टर आपने देखा होगा, चौराहे पर भी बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं। तो ये जो पोस्टर लगाए जाते हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं? इनका उद्देश्य क्या होता है लगाने का? क्या ये लोगों में रुचि जागृत करने के लिए लगाया जाता है? लोगों को लोगों में जानकारी पैदा करने के लिए लगाया जाता है? प्रेरित करने के लिए लगाया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी? अगर हम बात कर रहे हैं एक पोस्टर की, तो पोस्टर जो होता है वो लोगों में रुचि जागृत करने के लिए लगाया जाता है, लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए लगाया जाता है, लोगों को प्रेरित करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पोस्टर हैं, इसके ये सारे के सारे उद्देश्य होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए? अगर आप गांव में फल संरक्षण की विधि को बता रहे हैं, तो इसके लिए आपको किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? क्या आप परिणाम प्रदर्शन करेंगे? क्या आप विधि प्रदर्शन करेंगे? क्या आप अभियान चलाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने जो देखा था, जैसे आपको अगर फल संरक्षण की विधि बताना है, या फिर अचार बनाने की विधि बताना है, अचार बनाने के लिए बताना है, तो आप क्या करेंगे? प्रशिक्षण देना है, तो आप उनके सामने परिणाम नहीं ले जाकर रख देंगे, आप उनके सामने विधि प्रदर्शन का प्रयोग करेंगे। अगर गांव वालों को फल संरक्षण के लिए प्रशिक्षण देना है आपको, तो आप उन्हें विधि प्रशिक्षण यानी कि विधि प्रदर्शन कराएंगे। जो विधि प्रदर्शन होता है, उससे लोग ज़्यादा सीखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि परिणाम प्रदर्शन और विधि प्रदर्शन में कौन सबसे उत्तम होता है, तो वो होता है आपका विधि प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन में आप किसी भी क्रिया को चरण बाई चरण बताएं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप बताते हैं। लोग उसे देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। और लेकिन जो ये परिणाम प्रदर्शन होता है, परिणाम प्रदर्शन में आप लोगों के सामने रिजल्ट लाकर रख देते हैं। जैसे जैसे अगर गांव वाले हैं, गांव वालों के सामने अगर आपको आम का अचार है जैसे, तो अगर आप विधि प्रदर्शन करेंगे, तो आप आम तोड़ कर लाएंगे, उसको साफ करेंगे, काटेंगे, सुखाएंगे, उसको मिर्च मसाला जो भी लगता है, कितने कितने अनुपात में होता है, सब डालकर बताएंगे गांव वालों को। लेकिन अगर हम बात करेंगे परिणाम प्रदर्शन की, तो आप बने बनाए अचार को लाकर उनके सामने रख देंगे और उनसे बताएंगे हमने इस तरह से इसको बनाया है। तो आप सोचिए प्रभावी क्या होगा? ज़्यादा प्रभावी क्या होगा? जो आपने लाकर बनाकर रख दिया है, या जो आपने उनके सामने बनाया है? तो जो आपने उनके सामने बनाया है वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे सीख पाएंगे। तो ये जो विधि प्रदर्शन होता है, ये हमेशा अच्छा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको बताना है डॉट डॉट यानी कि किसके द्वारा सीखने की विधि सशक्त होती है? इनमें से किसके द्वारा जो सीखने की विधि है वो सशक्त होती है? क्या दृश्य श्रव्य साधन से, प्रशासन से, अच्छे स्वास्थ्य से, या फिर नेतृत्व से? अगर हम बात कर रहे हैं सीखने के विधि की सशक्त, यानी कि जो सीखने की विधि है वो सबसे अच्छी किसमें होगी? जब आप श्रव्य दृश्य साधन का प्रयोग करेंगे, तो इससे लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रवण माध्यम जो समक्रमित आवाज के साथ चित्र प्रदान करता है, किस नाम से जाना जाता है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रवण माध्यम है, ये जो कि आपके समक्रमित आवाज के साथ चित्र प्रदान करता है, किस नाम से जाना जाता है? क्या ये टेलीविजन के नाम से जाना जाता है? क्या ये फिल्म शो के नाम से जाना जाता है? क्या ये ड्रामा के नाम से जाना जाता है, या फिर ये कृषि प्रसारण के नाम से जाना जाता है? अब ये थोड़ा सा आपके लिए दुविधा वाला प्रश्न है।
कैसे? जैसे ये दोनों तो आपके पहले ही कट जाएँगे। ड्रामा और जो कृषि प्रसारण है आपका, इसमें आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो टेलीविज़न है और जो ये फ़िल्म शो है, ये दोनों ही इन दोनों ही आपको क्या करेंगे, ये दोनों ही आपको सही लग रहे होंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से चुनना है आपको, तो आप चुनेंगे फ़िल्म शो। ये आपके एग्ज़ाम में यही आपका सही माना गया है, ठीक? तो क्या है वो? वो है आपका फ़िल्म शो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें आपको नेट के क्वेश्चन भी काफ़ी मिल रहे हैं। बस फ़र्क इतना ही है कि जो नेट के क्वेश्चन हैं उनको आपके लेवल का बनाया गया है। थोड़ा-सा उसमें चेंज करके आपके अकॉर्डिंग उसको बनाकर आपके सामने रखा गया है। लेकिन आप इसमें नेट के लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में, ये भी हालाँकि आपके नेट का ही क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा सुमेलित नहीं है। ये कह रहा है ओडिसी, उड़ीसा का है। आइल अट्टम, ये तमिलनाडु का है। कथकली, ये आपका उत्तर प्रदेश का है। यक्षगान, ये आपका कर्नाटक का है। अगर आपको ये लोक नृत्य वगैरह पता हैं, ये जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, अगर नहीं पता है तो इसको भी एक बार याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो इसमें से दिए गए हैं वो कौन से सुमेलित नहीं हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कौन सुमेलित कौन है। ओडिशा में ओडिसी होता है, यानी कि जो ओडिसी नृत्य है वो कहाँ होता है? ओडिशा में होता है। आइलट्टम कहाँ पर होता है? ये तमिलनाडु में होता है। कथकली कहाँ होता है? कथकली आपका उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। ये आपका गलत ऑप्शन हो गया और यक्षगान कर्नाटक में ही होता है। अगर हम बात करें कथकली का, तो कथकली आपका होता है केरल में, ठीक? ज़रा एक बार बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन-सा नृत्य किया जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा? यानी कि जो बच्चे हैं, अगर बच्चों को चॉकलेट बेचना है तो उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या होगा? क्या रेडियो के द्वारा होगा? क्या समाचार पत्र के द्वारा होगा? टेलीविज़न से होगा या फिर पर्चा से होगा? अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों के रिझाने की, यानी कि बच्चे आकर्षित हों, बच्चे चॉकलेट को खरीदें, तो उसके लिए हम रेडियो से नहीं, समाचार पत्र से नहीं, किसी पर्चे से नहीं, बल्कि टेलीविज़न के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षण कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो टीवी पे आपके कोई भी जैसे एड्स आता है, या आपने देखा होगा जो एक छोटे-छोटे चॉकलेट के डिब्बे आते हैं, उसमें होता कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे अगर टीवी में देख रहे हैं तो उनको वही चाहिए। अगर जो बच्चा है, अगर उसने चिप्स की पैकेट जो है उसमें देखी है टीवी में, तो उसको वही पैकेट चाहिए। अब चाहे वही चीज़ भरकर आप किसी और पैकेट में दे देंगे, बच्चा नहीं लेगा। तो बच्चों का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये जो टेलीविज़न है, ये सबसे अच्छा माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विकास की अवस्था के चौथी पीढ़ी के श्रव्य दृश्य में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? आपको बताना है कि ये जो हमारी विकास की अवस्था है, विकास की अवस्था के चौथी पीढ़ी के दृश्य श्रव्य में, यानी कि श्रव्य दृश्य में कौन सा शामिल नहीं है? टेलीविज़न नहीं शामिल है, छपा पाठ्य नहीं शामिल है, कंप्यूटर नहीं शामिल है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक नहीं शामिल है, या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं शामिल है। अगर हम बात कर रहे हैं चौथी पीढ़ी के श्रव्य दृश्य में, तो टेलीविज़न आपका आता है,
कंप्यूटर आपका आता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी आपके आते हैं, लेकिन ये जो छपा पाठ्यक्रम है, ये किसी भी तरह से आपके श्रव्य दृश्य में नहीं आता है। ये आपका एक छपित सामग्री है, इसमें किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो छपी सामग्री है ये शामिल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपको बताना है एपेडिया स्कोप को और किस नाम से जाना जाता है। ये जो आपका एपेडिया स्कोप है इसको और किस नाम से जानते हैं? क्या स्लाइड प्रोजेक्टर के नाम से जाना जाता है, ओपेक प्रोजेक्टर के नाम से जाना जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के नाम से जाना जाता है, या फिर मूवी प्रोजेक्टर के नाम से जाना जाता है? अगर आपने प्रसार शिक्षा का रिवीजन किया होगा तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो इसे हम और क्या नाम से देते हैं? इसे हम देते हैं ओपेक प्रोजेक्टर। अब ज़रा बताइएगा कि ये कहाँ पर नाम दिया गया है कि जो ओपेक प्रोजेक्टर है इसे एपीडिया स्कोप कहते हैं, कहाँ पर कहते हैं? ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। आपको बताना है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? पहला है पोस्टर। पोस्टर आपका 3D है, आपको बताना है हाँ या ना। मॉडल आपका 3D है। फिल्म आपका अक्षेपित साधन है। बुलेटिन बोर्ड आपका गैर प्रक्षेपित साधन है। आपको अगर बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है तो सबसे पहले हम देखते हैं सुमेलित कौन है। ये जो बुलेटिन बोर्ड है ये गैर प्रक्षेपित है, हमें पता है। फिल्म क्या है? अक्षेपित साधन है। मॉडल क्या है? ये 3D होता है, लेकिन ये जो पोस्टर है ये पोस्टर आपके 3D के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर आते किस में हैं? तो ये आपके आते हैं 2D के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो पोस्टर है आपका ये पोस्टर 3D ना होकर 2D होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से दृष्टक सामग्री नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दृष्टक सामग्री नहीं है। पहला है ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, लोक संबोधन प्रणाली, चौथा है आपका फ्लैश कार्ड। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसमें आपको बताना है कि दृष्टक नहीं है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा दृष्टक है। दृष्टक यानी कि वही दृश्य सामग्री आपका। क्या ब्लैक बोर्ड है? हाँ है। पोस्टर? हाँ है। फ्लैश कार्ड? हाँ है। ये भी आपका दृष्टक सामग्री के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो लोक संबोधन प्रणाली है ये आपका दृष्टक सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। छोटा आकार के कागज पर कागज का मुद्रित पन्ना जिसमें प्रसंग से संबंधित प्रारंभिक जानकारी दी गई हो वो कहलाती है, क्या कहलाती है? यानी कि जो एक छोटे आकार के कागज का जो मुद्रित पन्ना होता है उसमें प्रसंग से संबंधित जानकारी दी होती है उसे क्या कहते हैं? आपने देखा होगा अगर आपके घर पे जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया या ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट आप मंगवाते हैं जिसमें आपको कुछ पेजों का 4 से 10 पेज 12 पेज ऐसे कुछ पेजों का एक छोटा सा नोटबुक टाइप का आपको मिलता है। तो आपको बताना है वही जो छोटे आकार के कागज का मुद्रित पन्ना होता है जिसमें प्रारंभिक जानकारियां दी होती हैं वो क्या कहलाता है? क्या उसे आप न्यूज़ लेटर कहते हैं? क्या आप उसे बुलेटिन कहते हैं, लीफलेट कहते हैं, या फिर आप उसे फोल्डर के नाम से जानते हैं? अगर हम बात कर रहे हैं उस छोटे से आकार के पन्ने की बात कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं लीफलेट, जिसमें जो पेजों की संख्या होती है वो 4 से लेकर 12 तक होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या सुमेलित नहीं है। स्लाइड प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड है। रेडियो ये आपका वीडियो ऐड है।
चार्ट ये आपका नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड है या फिर वीडियो प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड, ऑडियो ऐड, यानी कि आपको बताना है कि क्या इसमें से सुमेलित नहीं है। तो हम ज़रा देख लेते हैं कि क्या क्या सुमेलित है। अगर हम बात कर रहे हैं स्लाइड की, तो ये क्या होता है, ये प्रोजेक्टेड और विजुअल ऐड होता है। ये प्रोजेक्टेड है और आपको विजुअल ऐड है, यानी कि दृश्य है। नॉन ये जो चार्ट है ये नॉन प्रोजेक्टेड है और विजुअल ऐड है। वीडियो जो है ये प्रोजेक्टेड विजुअल तो है ही, साथ ही ये ऑडियो है भी, यानी कि ये दृश्य श्रव्य साधन है, आपका प्रोजेक्टेड दृश्य श्रव्य साधन है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ये रेडियो का, तो रेडियो आपका वीडियो एड्स में नहीं आएगा, रेडियो आपका ऑडियो एड्स के अंतर्गत आएगा। तो यही आपका सुमेलित नहीं था। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को निम्नलिखित भी कहते हैं। आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को और किस नाम से आप जानते हैं। क्या इसे आप ट्री चार्ट के नाम से जानते हैं, फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं, फ्लिप चार्ट के नाम से जानते हैं, या फिर स्ट्रैपीज चार्ट के नाम से जानते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को आप फ्लो चार्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? फ्लो चार्ट के नाम से भी जानते हैं। ट्री चार्ट में आपने क्या देखा था, ये जो ट्री चार्ट था आपका, ट्री चार्ट में आपने देखा था कुछ इस तरह से एक पौधा था जिसकी कई शाखाएं निकली थी, जिसमें हम बच्चे के नैतिक विकास को दर्शा रहे थे। क्या कर रहे थे? बच्चे के नैतिक विकास को इसी वृक्षों में दर्शा रहे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा पूर्व निर्धारित सूचकों पर आधारित प्रोजेक्ट की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है। यानी कि जो कार्यक्रम के उद्देश्य हैं और पूर्व निर्धारित आपके सूचकों पर आधारित जो प्रोजेक्ट की प्रगति का आकलन करने की जो प्रक्रिया है, उसे आप किस नाम से जानते हैं। क्या उसे आप नियोजन के नाम से जानते हैं, या आप उसे क्रियान्वयन के नाम से जानते हैं, उसे आप मॉनिटरिंग के नाम से जानते हैं, या फिर उसे आप मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। तो ये जो आकलन के प्रोजेक्ट की जो प्रगति का आकलन कर रहे हैं, इसे आप निगरानी या फिर मॉनिटरिंग के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? इसे आप मॉनिटरिंग के नाम से जानते हैं, जिसे हम निगरानी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिविमीय सहायक सामग्री जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उपयुक्त होती है क्या है। आपको बताना है कि इसमें से त्रिविमीय सहायक सामग्री कौन सी है जो कि हम कक्षा में पढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या वो पारदर्श है, क्या वो प्रादर्श है, क्या वो मॉडल है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करेंगे त्रिविमीय सहायक सामग्री की, तो वो आपकी प्रादर्श और मॉडल, ये दोनों ही आपके त्रिविमीय सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को कहते हैं। ये जो संचार के दौरान कोई व्यक्ति सूचना को अपने तरीके से ग्रहण कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं। क्या उसे हम संकेतन कहते हैं, क्या उसे हम सूचना लेने वाला कहते हैं, या उसे हम विसंकेतन कहते हैं, या फिर हम उसे संदेश कहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कोई व्यक्ति जब सूचना को अपने तरीके से ग्रहण कर रहा है, तो वो आपका सूचना लेने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका सूचना लेने वाला कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सामुदायिक विकास योजनाएं निम्न पर केंद्रित होनी चाहिए। जो आपने सामुदायिक विकास योजना पढ़ा था, ये सामुदायिक विकास योजना किस पर केंद्रित होना चाहिए। क्या ये व्यक्तिगत विकास पर निर्भर करता है या केंद्रित होना चाहिए, परस्पर सहयोग पर ये केंद्रित होना चाहिए, या फिर तुरंत बदलाव पर ये केंद्रित होना चाहिए, या ये केवल आर्थिक विकास पर
आधारित होना चाहिए या फिर केंद्रित होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं सामुदायिक विकास योजना की, तो ये कभी भी व्यक्तिगत विकास पर जोर नहीं देता है, ना ही ये तुरंत बदलाव पर जोर देता है और ना ही ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास पर ही ध्यान देता है। इसका जो केंद्र होता है वो परस्पर सहयोग पर केंद्रित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किया गया था। जो श्री निकेतन योजना थी वो किसके द्वारा आरंभ की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा या फिर स्वामी विवेकानंद के द्वारा। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं श्री निकेतन की, तो श्री निकेतन का आरंभ जो किया था वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने क्या किया था? बुनियादी शिक्षा किसने दी थी? तो वो दी थी आपके महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है? ये जो सामुदायिक विकास विकसित हुआ है ये किस संकल्पना से विकसित हुआ है? क्या सामूहिक शिक्षा से हुआ है, प्रसार शिक्षा से हुआ है, सामाजिक शिक्षा से हुआ है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपका सामुदायिक विकास है, सामुदायिक विकास प्रसार शिक्षा से विकसित हुआ है। प्रसार शिक्षा की संकल्पना से ये विकसित हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 है ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत गुड़गांव योजना के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि आपको यहाँ सिंपल सा बताना है कि जो गुड़गांव योजना थी उसके प्रतिपादक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, F.L. ब्रेन थे, डेनियल हैमिल्टन थे या फिर मैल्कम मार्शल थे? तो आपने गुड़गांव प्रोजेक्ट पढ़ा है, आपने गुड़गांव योजना पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए कि जो गुड़गांव योजना थी उसके प्रतिपादक कौन थे? F.L. ब्रेन थे। कौन थे? F.L. ब्रेन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि एक तरफ आपको दिया गया है आपके कुछ संस्थाओं के नाम, दूसरी तरफ उसके कार्य दिए गए हैं। WHO क्षुधा संरक्षण करता है, यूनेस्को ये विश्व सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण करता है, ये परीक्षण नहीं परिरक्षण है। ठीक, यूनिसेफ क्या करता है? ये बाल संरक्षण करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी कि आपको बताना है कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। तो आपको पता है कि जो यूनिसेफ है ये बच्चों का संरक्षण करता है, यानी कि बाल संरक्षण का कार्य ये करता है। यूनेस्को जो है, यूनेस्को आपका विश्व सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण करता है। लेकिन ये जो WHO है ये स्वास्थ्य की देखरेख करता है, ये क्षुधा रक्षण नहीं करता है। क्षुधा रक्षण करने का कार्य किसका है? तो वो है फाओ का। किसका है? फाओ का है। ठीक, यहाँ से इसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा कि क्षुधा संरक्षण का कार्य कौन करता है? तो वो करता है आपका फाओ। पहला वाला आपका सुमेलित नहीं था, बाकी के दोनों आपके सुमेलित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ग्रामीण विकास और नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट था। क्या था? सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट था, इटावा प्रोजेक्ट था, राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रोजेक्ट था, गहन कृषि विकास प्रोजेक्ट था। क्या था? ग्रामीण विकास और नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला पायलट प्रोजेक्ट कौन था? वो था इटावा प्रोजेक्ट था। कौन? इटावा प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जरा एक बार बताइएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है। इनमें से कौन सी योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है? क्या वो ANP है, क्या वो SNP है,
क्या वो ICDS है या फिर वो ICMR है? अगर आपको पता हो ये ICDS जो है, ये ICDS बच्चों को भरपूर सेवा देने का उद्देश्य रखती है। ICDS की स्थापना या शुरुआत एक बार आप बताइएगा कब हुई थी? ICDS की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या उसे कार्यवक्र कहते हैं? क्या उसे व्यस्ततम भार कहते हैं? क्या उसे समय भार कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये क्वेश्चन आपका लिया गया है सिंपलीफिकेशन यानी कि जो कार्य सरलीकरण है, वर्क सिंपलीफिकेशन से लिया गया है। आपको बताना है व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको उस समय अवधि को बताना है जब किसी व्यक्ति पर बहुत सारे कार्य एक साथ आ जाते हैं, तो उसे आप कहते हैं व्यस्ततम भार यानी कि पीक लोड कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है पीएफ। पीएफ जो है एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्त बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। अब आपको इस पीएफ का फुल फॉर्म बताना है या फिर इस पीएफ का अर्थ बताना है। और है ये क्या? तो ये सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्त बचत योजना है जो कि एक अनिवार्य योजना है। क्या इस पीएफ का अर्थ होता है प्रोविंशियल फाउंडेशन होता है, प्रोविजनल फंड होता है, प्रोडक्शन फंड होता है या फिर प्रोविडेंट फंड होता है? अगर हम बात कर रहे हैं पीएफ की तो पीएफ का अर्थ होता है प्रोविडेंट फंड। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। WHO, यूनिसेफ, WHO और यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिनों पर जोर दिया था या जोर दिया है। अब ये 1000 दिन है कौन? तो यूट्रो में 270 दिन और जन्म के बाद 2 वर्ष यानी कि 360 दो बार आप जोड़ लिए कितना हो गया? ये 320 हो गया, 720 हो गया। और इसी में आपने 270 से 280 दिन यूट्रो का होता है ना, आपने उसे और जोड़ दिया तो ये क्या हो गया आपका 1000 दिन। तो जो ये WHO और यूनिसेफ ने पहले जीवन के पहले 1000 दिन पर जोर दिया है, इस समय अवधि को आप क्या कहते हैं? हालांकि आपने ये देख लिया कि वो 1000 दिन हो कहाँ से रहे हैं। इसे आप क्या कहते हैं? हैप्पी विंडो पीरियड कहते हैं, सफरिंग विंडो पीरियड कहते हैं, क्रिटिकल विंडो पीरियड कहते हैं या फिर ग्रोइंग विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं। तो जो यूनिसेफ और WHO ने जीवन के पहले 1000 दिन को महत्वपूर्ण बताया है या जोड़ दिया है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ग्रोइंग विंडो पीरियड। क्या कहते हैं? तो उसे हम ग्रोइंग विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। आपको बताना है कि इसमें से सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा है? ये एक तरफ आपको अभियान दिया गया है, दूसरी तरफ आपको दिया गया है सन, कि सन में चालू हुआ। अब बताइए ये जो ICDS है इसकी शुरुआत कब हुई? 1975। स्वच्छ भारत 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, सर्व शिक्षा अभियान 2005। तो इसमें से आप बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमें पता है जो ICDS है ये 1975 में हुई। ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये 2014 सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 ये भी सही है। लेकिन ये जो सर्व शिक्षा अभियान है इसकी शुरुआत 2005 में ना होकर 2001 में हुई थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है वो राइट हो जाएगा, यानी कि यही आपका सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है। आपको बताना है यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है। ये जो यूनिसेफ है ये संस्था किसके
कल्याण के लिए कार्य करती है? बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, मरीजों के लिए या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए? हालाँकि अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप आसानी से कर लेंगे, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब नहीं पता है तो ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं बताऊँगी, आप बताइए कहीं से भी खोज कर। यूनिसेफ, कहीं से भी क्या, आप जाइए एक्सटेंशन एजुकेशन की क्लास में और वहाँ पर हमने नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाओं पर बात की है, वहाँ से आप देखिए और आकर यहाँ पर छाप दीजिए कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। और ये जो यूनिसेफ है ना, ये जो संस्था है, ये किसके कल्याण के लिए कार्य करती है? तो ये बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ था। सामुदायिक विकास योजना कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1950 को, 25 मार्च 1950 को, 2 अक्टूबर 1952 को या फिर 2 अक्टूबर 1956 को। अगर हम बात कर रहे हैं सामुदायिक विकास योजना की, तो इसकी शुरुआत गांधी जयंती पर हुई थी और 1952 को हुई थी। शुरुआत किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। एंड्रोगॉगी किसके शिक्षण का अध्ययन है? किसके शिक्षण का अध्ययन एंड्रोगॉगी कहलाता है? हालांकि ये क्वेश्चन हमने एक बार और डिस्कस किया था। क्या ये बालक का अध्ययन है, क्या ये किशोर का अध्ययन है, युवा का अध्ययन है या फिर ये प्रौढ़ों का अध्ययन कहलाता है? अगर हम बात कर रहे हैं एंड्रोगॉगी की, तो वो करता है प्रौढ़ों का अध्ययन। अगर हम पेडागॉगी की बात करते हैं तो वो बच्चों का अध्ययन कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। गैर औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया और कार्यक्रम को दीर्घकाल में निम्नलिखित में से क्या करना नहीं करना चाहिए? आपको बताना है कि जो गैर औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया और कार्यक्रम को दीर्घकाल में इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्ति और समाज में जागरूकता पैदा करना चाहिए। यहाँ पर निगेटिव पॉइंट आपको ढूंढना है। मानव क्षमता को समृद्ध करना चाहिए। अधिगम की कार्यात्मक प्रासंगिकता को बढ़ावा देना चाहिए। स्वेच्छाचारी कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं गैर औपचारिक शिक्षा यानी कि जो अनौपचारिक शिक्षा है, इसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्ति और समाज में जागरूकता पैदा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मानव क्षमता को समृद्ध करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। अधिगम की कार्यात्मक प्रासंगिकता को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन स्वेच्छाचारी कार्य को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। प्रशिक्षण पद्धति के रूप में माइक्रो लैब सहायक नहीं है। अगर आप माइक्रो लैब का प्रयोग करते हैं तो इसमें से किसमें ये सहायक नहीं है? क्या सहभागियों में परस्पर मेल जोल बढ़ाने में सहायक नहीं है? सहभागियों में हिचक दूर करने में सहायक नहीं है? चिंतन को उत्प्रेरित करता है या फिर प्रतिस्पर्धा का सृजन करता है? अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रो लैब में कौन सहायक नहीं है, यहाँ भी आपको निगेटिव पॉइंट ही ढूंढना है। तो ये सहभागियों में मेलजोल बढ़ाता है, यह सहभागियों के हिचक को दूर भी करता है, साथ ही साथ ये चिंतन को उत्प्रेरित भी करता है। ये प्रतिस्पर्धा का सृजन नहीं करता, यानी कि ये जो प्रतिस्पर्धा का सृजन है यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही सहायता नहीं करता है, माइक्रो लैब इसमें सहायक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। साक्षरता के 3 स्तंभों में शामिल नहीं है। पहली बात, साक्षरता के 3 स्तंभ हैं, कौन कौन है? अगर वो पता है तो एक जो नहीं शामिल है वो आप खुद ही पालेंगे। तो साक्षरता के 3 स्तंभों में क्या नहीं शामिल है? पढ़ना, लिखना, जवाब देना, हिसाब करना। अगर हम बात कर रहे हैं कि 3 स्तंभ है कौन कौन से, तो पढ़ना है, लिखना है, हिसाब रखना भी है। लेकिन ये जो जवाब देना है ये
साक्षरता के 3 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, अनौपचारिक शिक्षा में उपयोग होने वाले उपागम पद्धति होनी चाहिए। ये जो अनौपचारिक शिक्षा में उपयोग होने वाले उपागम पद्धति कैसे होने चाहिए? क्या वो शिक्षक अभिमुखी होने चाहिए, खेल अभिमुखी होने चाहिए, शिक्षार्थी अभिमुखी होने चाहिए या फिर वो मूल्यांकन अभिमुखी होनी चाहिए? अगर हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा की, हालांकि बात की जाए औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा, तो जो ये उपागम पद्धति होगी, ये सभी में शिक्षक अभिमुखी यानी कि जो शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी अभिमुखी होगी, यानी कि सीखने वाले के अकॉर्डिंग होगी। जैसे आपको पता ही है कि शिक्षा अब शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित हो गई है, उसी तरह से ये जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा है, ये शिक्षार्थी अभिमुख हो गई है, मतलब हो नहीं गई है, ये शिक्षार्थी अभिमुख है ही। सीखने वाले की आवश्यकता पर आधारित है, सीखने वाले की रुचि पर आधारित है, सीखने वाले की आवश्यकता पर आधारित है, सीखने वाले को कब समय है, कब नहीं समय है। शिक्षा आप अनौपचारिक जो शिक्षा देता है एक प्रसार कार्यकर्ता, वो अपने समय के अकॉर्डिंग नहीं देता है। वो जो सीखने वाला व्यक्ति है, उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसके समय के उपलब्धता के अनुसार, उसके आसपास जो भी वस्तुएं पाई जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग, जो उसके पास उपलब्ध साधन है उसके उसी के दायरे में रहकर वो सिखाता है। तो ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, ये शिक्षार्थी अभिमुख होती है। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं औपचारिक में भी, तो ये भी अब बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं। अब हर किसी के लिए मूल्य तो महत्वपूर्ण होंगे ही नहीं। जैसे जो व्यक्ति मूल्यों को धारण करता है, वही उसके लिए ही तो मूल्य जो है महत्वपूर्ण होगा। जो धारण ही नहीं कर रहा है उसके लिए क्या मतलब मूल्य का? तो ये जो कथन है, ये किसने कहा था? क्या फ्रायड ने कहा था, ग्रासियम कैंडल ने कहा था, पियाजे ने कहा था या फिर कोहल वर्ग ने कहा था? ये जो कथन दिया था, ये जो कोटेशन बोली थी, ये जो बोला था, ये परिभाषा दी थी, वो दिया था ग्रास और कैंडल ने दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है? क्या कार्यक्रम के अंत में, क्या कार्यक्रम के शुरू में, क्या कार्यक्रम के दौरान एक बार, क्या कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में? ये बताइए, जो आप प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस आपके लिए कब होनी चाहिए? जब आप पांचों ब्रांच खत्म कर लें तब होनी चाहिए, कि जब आप ब्रांच शुरू कर रहे हो, कोई एक ब्रांच उठा रहे हो तब होनी चाहिए, या ये एक एक ब्रांच खत्म करने पर होनी चाहिए, या जब आप टॉपिक को समाप्त करते हैं जैसा कि हम लोग करते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो मूल्यांकन तो हो गया, आप चाहे किसी कार्य का मूल्यांकन हो रहा हो या फिर हम अपने इसी में मूल्यांकन कर रहे हैं। ये जो आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं? मूल्यांकन ही तो करते हैं। तो ये जो मूल्यांकन है, आपको पता है कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में होना चाहिए। जैसे अगर हमने एक ब्रांच खत्म कर लिया फिर हम मूल्यांकन करें, वो उतना सही नहीं होगा। जब हम जैसे अपना एक एक टॉपिक पढ़ते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो वो अच्छा होता है। जैसे आपने एक टॉपिक खत्म किया, आपने प्रैक्टिस किया, फिर आपने एक टॉपिक खत्म किया, फिर आपने प्रैक्टिस किया। अगर इस तरह से होता है तो मूल्यांकन और भी अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है। शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि वही जो आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी देखी थी, कल भी आपने देखा था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताना है, इसका सबसे उच्च चरण कौन सा है? क्या प्रयोग है, क्या विश्लेषण है, संश्लेषण है या फिर मूल्यांकन है? तो आपको पता है कि ये जो मूल्यांकन होता है ये सबसे लास्ट में होता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जो हम बनाते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसको इस तरह से बनाते हैं, उल्टे पिरामिड की तरह से।
तो जो शुरुआत होती है यहाँ से होती है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और यहाँ पर आता है आपका मूल्यांकन। तो सबसे उच्चतर कौन होता है, सबसे सर्वोच्च स्तर पर कौन होता है, तो वो होता है आपका मूल्यांकन, ना कि आप ज्ञान को रखिएगा। ठीक, हालांकि यहाँ पर ज्ञान तो दिया ही नहीं गया है, फिर भी ध्यान रखिएगा इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो नीचे से होती है। ज्ञान से ये स्टार्ट, इसका सबसे निचला स्तर क्या होता है, ज्ञान होता है, और सर्वोत्तम स्तर जो होता है वो मूल्यांकन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। कह रहा है किस प्रकार के परीक्षणों का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय होता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा परीक्षण ऐसा है जिसका जो मूल्यांकन है वो आसान होता है और विश्वसनीय भी होता है। क्या वो निबंधात्मक परीक्षण है, क्या वो मौखिक परीक्षण है, क्या वो व्यवहारात्मक परीक्षण है, या फिर वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति निबंध लिख रहा है, तो अगर निबंध है, निबंध को अगर दो टीचर चेक कर रहे हैं तो दोनों का अपना अपना अलग अलग मत होता है। इसमें आपकी विश्वसनीयता नहीं रहती और चेक करना भी आसान नहीं होता है। मौखिक परीक्षण, इसमें भी अगर अलग अलग टीचर बैठ रहे हैं तो भी इसमें विश्वसनीयता नहीं रहती है। व्यवहारात्मक परीक्षण, ये भी उतना सही नहीं होता है, इसका भी सटीक मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, ये क्या होता है, ये आसान भी होता है और ये विश्वसनीय भी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। आपको बताना है CFTRI द्वारा तैयार बाल आहार में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है। ये जो आपका CFTRI है, ये 3 प्रकार के आहार का तैयार करती है, 3 प्रकार के आहार को तैयार करती है। उसी में आपका एक है बाल आहार। अब ये बाल आहार में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है, 20%, 30%, 40%, 50%। अगर हम बात कर रहे हैं कि बाल आहार में प्रोटीन का प्रतिशत, तो वो होता है 20%। कितना होता है, तो वो आपका होता है 20%। अगला क्वेश्चन है कि CFTRI द्वारा तैयार किया गया है, क्या तैयार किया गया है, क्या बाल आहार तैयार है, क्या माल्ट युक्त भोजन तैयार है, बहुउद्देशीय आटा तैयार है, या फिर उपरोक्त सभी। अभी अभी हमने बात किया, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, हमने बात किया कि जो CFTRI है ये 3 प्रकार के भोजन को तैयार करती है, 3 प्रकार के आहार तैयार करती है, जिसमें आपका आता है बाल आहार, माल्ट युक्त भोजन और बहुउद्देशीय आटा। तो ये उपरोक्त तीनों के तीनों ही आपके CFTRI द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। आपको बताना है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब। क्या ये 8 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 23 मई को मनाया जाता है, या फिर 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये जो ये आपका पंचायती राज दिवस है, ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एक बार आप बता दीजिए कि ये 23 मई को क्या मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है, क्या है इसमें, लीफलेट में पेजों की संख्या होती है। लीफलेट, पहली बात तो ये आपकी छपित सामग्री है, दृश्य सामग्री है। ये इसमें पेजों की संख्या कितनी होती है, 4 से 12, 12 से 24, 24 से 28, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं लीफलेट, तो इसमें होती है 4 से 12 की संख्या, 12 से 24 पैम्पलेट में, और 24 से 48 बुलेटिन में होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। आपको बताना है कि रेडियो से पहली बार प्रसारण 1916 में हुआ,
और ये कहाँ हुआ आपको बताना है। ध्यान रखिएगा कि जो रेडियो से पहली बार प्रसारण हुआ था वो 1960 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? क्या ये ब्रिटेन में हुआ था? क्या ये अमेरिका में हुआ था? क्या ये मद्रास में हुआ था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो पहली बार रेडियो से प्रसारण किया गया था 1916 में, वो किया गया था अमेरिका में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय प्रसार सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया? 1935 में, 1936 में, 1940 में, 1945 में। अगर हम बात कर रहे हैं जो भारतीय प्रसार सेवा है, भारतीय प्रसार सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया? तो वो रखा गया 1936 में रखा गया। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया? एक तो आपका ऑल इंडिया रखा गया, कब रखा गया? वो अभी अभी आपने देखा, कब? 1940 में। और ये जो आपका ऑल इंडिया रेडियो था वो आपका रखा गया 1936 में। और ये ऑल इंडिया का नाम भी बदल दिया गया, जो कि आकाशवाणी रख दिया गया। ये कब रखा गया आपको बताना है। 1946 में, 1957 में, 1960 में या फिर 1970 में। तो ये जो आपका ऑल इंडिया रेडियो है इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया, 1957 में रखा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में पहले सिनेमा घर का निर्माण कब हुआ? भारत में पहला जो सिनेमा घर है उसका निर्माण कब हुआ था? 1960 में हुआ, 1965 में हुआ, 1910 में हुआ या फिर 1810 में हुआ? अगर हम बात कर रहे हैं भारत में तो वो है 1910 में हुआ था। आप बताइए कि भारत की पहली अनबोलती फिल्म कौन सी थी? ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, गुड़गांव प्रोजेक्ट में कार्यकर्ता को किस नाम से जाना जाता है? ये जो गुड़गांव प्रोजेक्ट था इसमें जो कार्यकर्ता थे, कार्य कर रहे थे, उनको किस नाम से जाना जाता है? क्या वो आपके प्रसार कार्यकर्ता हैं? क्या वो ग्रामीण कार्यकर्ता हैं, विलेज गाइड हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता ही होगा कि जो गुड़गांव प्रोजेक्ट था, गुड़गांव प्रोजेक्ट में जो कार्य करने वाले कार्यकर्ता थे उनको हम विलेज गाइड के नाम से जानते हैं। ठीक, ये प्रसार के चक्कर में प्रसारकर्ता मत लगा देना। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आपने 50 में से कितना क्वेश्चन सही किया एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। जो भी आपसे 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से जो भी आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आप उनके जवाब ज़रूर दीजिएगा। आप अगर जवाब नहीं देते हैं ना, और यहाँ जो 50 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं 50 के 50 आप कर लेते हैं, लेकिन वो 3-4 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं वो नहीं बताते हैं ना, तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है। आपको बताना चाहिए, आपने इतना पढ़ा है, हमने नोट्स बनवाए हैं, रिवीजन भी करवाया है प्रैक्टिस के माध्यम से, और अगर आप तब भी नहीं बताते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आपको एक्टिव होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक, चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कल आप लोग होम मैनेजमेंट पढ़कर आइएगा। कल की क्लास में हम होम मैनेजमेंट से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।